बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कनीस फातिमा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ अपने फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इत्तेहादी हुकूमत जो है, जो मखलूत हुकूमत है, उसने एक बड़ा फैसला किया है। अवाम का मजीद खून निचोड़ने का ये फैसला है। ठीक है, वो फैसला क्या किया गया उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इस फैसले के बहुत ही बुरे असरात मुरत्तब होंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपके ऊपर मजीद बोझ पड़ने वाला है, खून पसीना एक होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद बचने वाला कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ये बड़ा फैसला और इसको बुरा फैसला भी कहेंगे। इस लिहाज से ये बुरा फैसला है क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने माली बजट 2022 जो 2023 तक चलेगा, मतलब कि 2022 से 23 का जो बजट है, इसमें इन्होंने 300 अरब के नए टैक्स लगाने का फैसला किया है। अब क्या हुआ है कि अब उन्होंने कुछ ऐसी ममनू अशियाएं उनकी फहरिस्त में भी इजाफा कर दिया है। कुछ ऐसी अशियाएं जो कि आपको अब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगी। उसमें कॉस्मेटिक्स भी हैं, उसमें मजीद लग्जरी कुछ अशियाएं हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि अब हमारे पास जो हम पुराने ज़माने में वापस जाएंगे, हमारे पास वही चीज़ें होंगी जो कि बैकवर्ड ज़माने में हुआ करती थी। जी हाँ, सिर्फ सिवाय अशियाए ज़रूरिया के हमारे पास और भी चीज़ें जो हम लोग जिनको इस्तेमाल करते थे, अब उनसे हमें दस्तबरदार होना पड़ेगा क्योंकि जब नए टैक्स लग जाएंगे, क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी, तो क्या होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें ख़रीद सकेंगे जो कि हमारी ज़रूरत की होंगी, हमारे जो अपने हैं उनकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये कहा है कि एफबीआर को ये कह दिया है कि टैक्स वसूल करने वाले शोबे हैं उनको और सेक्टर्स को हतमी शक्ल दे दी जाए। जी हाँ, उन्होंने एफबीआर को ये काम सौंपा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये काम सौंपा है कि कुछ ऐसे शोबे और सेक्टर्स जो हैं जिनसे वो टैक्स वसूल कर सकते हैं, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर वहां पर पेश की जाए। अब इन्होंने क्या इसकी वजह पेश की है, इन्होंने वजह ये पेश की है कि आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा हुआ है, हमें तब ही वो एक किस्त मिल सकती है, इसी सूरत में मिल सकती है जब हम उनकी जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर पूरा उतरेंगे। पिछली हुकूमत ने क्या किया, पिछली हुकूमत ने भी आईएमएफ से कुछ मुआहदे किए, मुआहदे के अंदर कुछ शराइत थी जिनके ऊपर उन्होंने एग्री कर लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि अवाम की क़ुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है, अवाम उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भी टैक्स अवाम पर लगाए, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें थी जिनके रेट्स में इजाफा कर दिया गया। जैसे जैसे 10 जून करीब आते जा रहा है, आज 7 तारीख हो गई है, 3 दिन के बाद जब बजट पेश किया जाएगा, अवाम के ऊपर मजीद पहाड़ तोड़े जाएंगे। महंगाई जो है वो हमें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाती हुई दिखाई देगी और फिर ये उस चीज़ को जोड़ेंगे कि आलमी सतह पर महंगाई हुई है, आलमी सतह पर ये सब कुछ हो रहा है, इस वजह से हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें आईएमएफ से किस्त नहीं मिलेगी, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बैरून मुल्क से जो कर्जे मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे। अवाम के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी तरह मैं आपको बता दूं कि ये वजह जो पेश कर रहे हैं वो ये पेश कर रहे हैं कि आईएमएफ जो है, आलमी मालियाती इदारा जो है, उसकी तरफ से जो उनको हुकूमत को कोई मालियाती फंड्स मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, वो तातुल का शिकार हो जाएंगे। इस वजह से कड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे ताकि हमारे मुल्क की जो मईशत है उसको दुरुस्त ट्रैक पर लाया जा सके, दुरुस्त समत पर लाया जा सके। लेकिन इससे हमारी मईशत नो डाउट कि किसी ना किसी हद तक उसके जो अशारिये हैं वो दुरुस्त समत पर रागिब हो जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो पिसने वाला तबका है वो लोअर मिडिल क्लास नहीं है। जी हाँ, वो बहुत दूर की बात हो गई है कि लोअर मिडिल क्लास तबके को ये समझा जाता था कि वो पिस रहा है। अब आके ये जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं, ये जो माहौल बन चुका है, जिस तरह के हमारे जो मुआशी हालात हैं, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सबसे निचला तबका है, सिर्फ वही नहीं, हमारी मिडिल क्लास जो है, लोअर मिडिल भी और मिडिल क्लास भी और अपर मिडिल भी, ये सारे के सारे अब उसमें पिस रहे हैं। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया है, ये अंदर की खबर मैं आपको दे रही हूँ, उन्होंने कहा है कि बराह रास्त टैक्स लगाने पर तवज्जो दी जाए और उन्होंने इसको ये कहा है कि इस पैमाने को बढ़ाया जाए और ख़ास तौर पर, अच्छा उन्होंने जो बात की है, उन्होंने तो ये बात की है कि ख़ास तौर पर जो अमीर तबका है उसको टैक्स नेट में लाया जाए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि टैक्स नेट में जब अमीर तबके को लाया जाएगा तो इसका उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि उनको अगर टैक्स लग भी
जाएगा तो वो भारी भारी टैक्स पे भी कर देंगे। और कुछ लोग तो ऐसा होता है रिश्वत लगा के टैक्स से इस्तिस्ना हासिल कर लेते हैं, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े अफसरान को कुछ रिश्वत लगाते हैं और फिर अपने आप को उनको खुली छूट मिल जाती है। यहाँ पर अब पिस्ता कौन है, जिनकी दरमियानी आमदनी होती है, दरमियानी आमदनी वाले लोग जो हैं वो इसमें सबसे ज्यादा पिसते हैं। फिर उन्होंने ये भी एक किया है कि जो चीज़ें हम लोग बाहर के मुल्क से मंगवाते थे, जो हम इंपोर्ट्स करते थे, उनमें कुछ अशिया थी, उन्होंने तकरीबन 80 अशिया ऐसी थी जिनके ऊपर पाबंदी लगाई थी, लेकिन अभी तक उनमें से किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई। अब मैं आपको ये बता दूं कि वो ये चाहते हैं कि मजीद अशिया जो है उसमें शामिल की जाए, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहाँ पर लम्हा फिक्रिया ये है कि इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर लिया जाएगा, चीज़ों को बाहर से मुल्क में आने के लिए रोका जाएगा, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स कहाँ पर खड़ी हैं? हमारी एक्सपोर्ट्स को अगर देखा जाए तो इस वक्त ना होने के बराबर है। हम कुछ भी बना नहीं पा रहे, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो एसएमईज हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो है वो इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी फैक्ट्रीज है जो बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि वहां पर बिजली नहीं है जिससे उन्होंने मशीनरी चलानी है, हैवी मशीनरी के लिए तेल फ्यूल नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो किस तरह से मैनेज करेंगे? इसकी वजह से जो हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। फिर मैं बताऊं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है। जी हाँ, हमारे पास इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है। अगर हम चाहें तो हम उसको यूटिलाइज करके अपने मुल्क की इंडस्ट्री को चला सकते हैं, लेकिन चूंकि सिर्फ एक चीज का होना काफी नहीं होता, उसके एवज जो दूसरी चीजें होती हैं उनका होना भी बहुत जरूरी है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन अगर हमारे पास दूसरे रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो ह्यूमन रिसोर्स बेकार की चीज है। हमारे पास मजदूर बहुत ज्यादा है, ये जो दूसरे सोर्सेज नहीं है, इसी की वजह से वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इस वक्त क्या है, घर बैठा हुआ है, वो तबका घर बैठा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। हमारी जो इकोनॉमी है वो इस वक्त दिन ब दिन गिरावट का शिकार है। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहाली नहीं आ रही, उसको बहाल करना तो दूर की बात है। अब ये कहा जा रहा है कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ, आपने दिवालिया तो सुना होगा, दिवालिये का आपके माइंड में एक लफ्ज भी आता होगा बैंकरप्ट का, लेकिन यहाँ पे बैंकरप्ट नहीं, यहाँ पे जब हम एक मुल्क की बात करते हैं तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट की बात करते हैं। डिफॉल्ट हमारा मुल्क कब होता है? जब हम बैरून मुल्क से कर्जे लेने के काबिल नहीं रहते, जब हम बैरून मुल्क से मदद लेने के काबिल नहीं रहते, जब बैरून मुल्क से हमारे मुल्क में इन्वेस्टर्स नहीं आते। वो ये सोचते हैं कि इस मुल्क के पास तो वापस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये कहाँ से हमें वापस करेंगे? तो नाज़रीन, ये सूरत हाल हमारी बनती जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि हमारा मुल्क जो है, हमारी मैशत जो है वो डिफॉल्ट में ना जाए, ताकि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं जल्द से जल्द इनको टैकल किया जाए। अगर सख्त फैसले कर भी रहे हैं, अवाम के ऊपर तो बोझ पड़ ही रहा है, लेकिन अवाम चूंकि बेबस है, अवाम बाहर नहीं निकल सकते, गर्मी इतनी है, हालात ऐसे हैं, कैसे बाहर निकलें? अगर बाहर निकलेंगे तो कमाने वाला कौन होगा? तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो इस हुकूमत को भी चाहिए कि उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी फैसला करे। 3 दिन के बाद 10 जून को बहुत भारी नुकसान होने वाला है हमारे मुल्क का, और बहुत ही ज्यादा टैक्स लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। फिर उसके बाद इंपोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। उसके बाद फिर अशिया की कीमतों में इजाफा करने के बारे में सोचा जा रहा है। ऑल्दो सारे फैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अप करने की जरूरत है उसको मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। ये थी आज की सारी सिचुएशन जो कि मैंने आपको अपनी माशी सूरत हाल के हवाले से बताई है। हमारी मैशत कहाँ खड़ी है मैंने वो आपको बताई है। फिर उसके ऊपर जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉक्स हैं, वो मैंने आपको बताया। आफ्टर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप मेरी वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलिएगा, नीचे कमेंट कर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के दिन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।